हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज हम हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्थ चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसमें से कम 7 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाऊंगा मैं, जो बिल्कुल सीट एसएससी से भी क्वेश्चन आए, सीटेट में भी क्वेश्चन है प्रॉपर इसी से। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को, अपने चैप्टर को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे लिए और आपके लिए भी। ठीक है, आज हम जानेंगे ग्रामीण क्षेत्रों का शासन के बारे में, उनमें कैसे अपनी कंपनी उन पर शासन करने लगी थी। ठीक है, ग्रामीणों में किस प्रकार से अपने कब्जे में लिया उन्होंने। ठीक है, सारी चीजें आज हम जानेंगे। थोड़ा सा मैं बता दूं कि आज इस अध्याय में हम जानेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों अपनी, मतलब जो ग्रामीण इलाके थे, जो गांव के इलाके थे, उन्होंने अपने उपनिवेश में कैसे लिया, कैसे अपने अंडर किया उन्होंने। ठीक है, लागू अपने नियम या प्रशासन, मतलब रूल रेगुलेशन कैसे फॉलो करवाए उन पर, ये सारी चीज आज इसमें जानेंगे। किस कौन से लालच दिए उनको, आय के संसाधन कैसे जुटाए उन्होंने, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए गए, ये सारी चीजें, या मनमानी फसलों को कैसे खेतों में उगाया गया उनके द्वारा। मतलब कुल मिला के ये था कि कृषि प्रधान देश तो था ही हमारा। ठीक है, तो शहरों में तो ज्यादातर खेती नहीं होती, तो मतलब वही मोस्टली प्रॉपर अमीर लोग रहते थे, वो किसी के गुलाम नहीं होना चाहते थे। तो इन्होंने गांव में प्रशासन करने की शुरुआत की। ठीक है, और उन्हीं सी खेती उगवाते थे। नील की खेती के बारे में जानेंगे, जैसे कि मैंने लिखवा रखा है, नील की खेती, मुनरो अवस्था, रेती खेती या महालवरी, ये बंदोबस्त क्या था, ये इंपॉर्टेंट चीजें इन्हीं से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और चाहे गवर्नर जनरल पूछ लेगा वो, चाहे ये सारी चीजें आपको उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, किसने ये सारी चीजें स्टार्टिंग करवाई, या नील की खेती प्रॉपर तरीके से क्यों उगाई जाती थी, किस कारणवश ये नील की खेती होती थी। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। ठीक है, और कौन सी उपजाऊ इनको चाहिए थी, ठीक है, नील की खेती करने के लिए। ठीक है, नील की खेती क्या है प्रॉपर तरीके से हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आपके सामने मैंने स्लाइड डाल रखी है और उसमें टॉपिक भी आपके सामने है। ठीक है, दीवानी का अधिकार, महालवारी के बंदोबस्त, मुनरो अवस्था, रेती सिस्टम, रेती फार्मिंग जो होता है, नील विद्रोह कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज इस चैप्टर में। आज भी भारत की आधी से अधिक आबादी गांव में बसती है। आज भी यहाँ की अर्थव्यवस्था पर गांव का भारी प्रभाव रहता है। 18वीं सदी में तो शहरी सब आबादी नगण्य हुआ करती थी, मतलब वहां पर कोई रहता ही नहीं होता था, मतलब वही थे, कुल मिलाकर कुछ मात्रा में पाई जाते थे। इसलिए कंपनी को अपने पेट बनाने के लिए, मतलब पैट पैट बनाने के लिए गांव पर एक पकड़ बनानी जरूरी थी। इस अध्याय में आप जानेंगे कि कंपनी ने किस तरह के गांव को पकड़ बनाना शुरू किया और किस तरह से किसानों को अपनी जरूरत के लिए खेती करना बाध्य किया। ठीक है, किस प्रकार से वो अपने अंडर में ले आए गांव के वासियों को, विचारों को, इसका किसानों पर क्या असर पड़ा, वो कैसे विद्रोह पर उठ खड़े हुए एक समय पर, उन पर जब ज्यादा ही डोमिनेट करने लगे ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये फरंगी लोग, ये अंग्रेज लोग। ठीक है, इनके बारे में जो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा 1857 के विद्रोह के बारे में बताऊंगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। दीवानी का अधिकार जान लेते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये नाम के मुगल थे बस, ने 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया था। ठीक है, जो ये दीवान बना रहे हैं ना, लड़ाई की जगह जब लड़ाई ना करने की वजह से दीवान बना रहे, इन्हीं के कारण ये भारत पर राज कर गई। ठीक है, इस तरह से कंपनी को बंगाल का राजस्व वसूलने और उसका मनचाहे तरीके से इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया था। पंचायत करेंगे जब राजा ने, मतलब सम्राट ने, शासक ने इजाजत दे दी, तो दीवानी के रूप में दे दिया, तो फिर वो करेंगे। ठीक है, ये फोटो देख लेना, इन पीडीएफ में मैंने सब चीज लिख रखी है इसके बारे में, ये लिखी पड़ी। ठीक है, कंपनी के अधिकारियों को भारत में अपने जड़े जमाने के लिए एक बात समझ में आ गई थी। उन्हें उन लोगों को महत्व के बारे में पता चल गया था कि जिनकी गांव में इज्जत थी और हुकूमत चलती थी। कंपनी को पता था कि ऐसे लोग नाराज करके यहाँ शासन करना संभव हो सकता है। ठीक है, पहले शुरू में तो डर रहे थे। राजस्व में वृद्धि कैसे हुई, राजस्व में उनकी में इंक्रीज रेवेन्यू। तो शुरू में कंपनी अपना व्यापार, अन्य खर्चों के लिए काम भर लगान वसूलना चाहती थी, लेकिन लगान तय करने और वसूलने के लिए कोई स्थायी सिस्टम बनाने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उस समय इतना लगान वसूल लिया जाता था कि 5 वर्षों के भीतर कंपनी द्वारा खरीदी गई चीजों को कीमत दुगनी हो चुकी थी। ये देख लो, लगान इतना वसूल करने लगे थे। आम लोगों की मुसीबतें क्या आने लगी फिर, अधिक मात्रा में कर वसूलना, टैक्स वसूलना गांव से, जो कि उनका खेत, उनकी खेती, उनकी फसल, उनका सब कुछ
फिर भी इनके से कर लिया जाता था। फिर बाद में अगर उनकी फसलों को भी खत्म करवा के फिर अपने द्वार खेती करवाते थे कि नील की खेती करो, कि ये खेती करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कम मात्रा में डोमिनेट कर कर अपने प्रॉपर तरीके से खेती करवाई और कम मात्रा में कम खर्चीले रूप में फिर यूरोप में अपना व्यापार करते थे ये लोग, ये अंग्रेजी फरंगी। इन्होंने हमेशा भारत को खदेड़ा है हर तरीके से, ठीक है। आम लोगों की मुसीबतें भी जान लेते हैं। इस बीच बंगाल की अर्थव्यवस्था कई समस्याओं से पीड़ित थी। कारीगरों को अपना सामान कम कीमत पर बेचने की बाध्य होना पड़ता था, इसलिए उनमें से अधिकतर लोग गांव छोड़कर पलायन कर रहे थे। भागना पड़ा को बेचारे, मजबूरी है। किसान लगान चुकाने की स्थिति में नहीं थे बिल्कुल। कारीगरों और किसानों की उत्पादन गिर रहा था। 1770 में बंगाल में जबरदस्त अकाल पड़ा जिसमें 1 करोड़ लोग मारे गए थे। कम से कम आधी आबादी समाप्त होगी या टाइम 1770 में इतना तगड़ा अकाल पड़ा कि 1 करोड़ लोग, भाई आज के समय में, आज से पहले मतलब 1770 की बात है, आज चल रहा 2021, लगा लो कितने साल हो गए, तो 100 200 300 250 साल से ऊपर हो गया, ठीक है। तो 250 साल तक लगा लो, ठीक है। एक नई व्यवस्था के बारे में जान लें। एक न्यू सिस्टम क्या था? कंपनी को लगता था कि खेती को सुधारने के लिए जमीन में निवेश करना जरूरी है, मतलब रुपया लगाना जरूरी है, ठीक है। इस सुनिश्चित करने के लिए 1793 में परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था शुरू की, ये मैंने पहले भी बताया। इस व्यवस्था के तहत राजा और तालुकदारों को जमींदार बना दिया गया। उन्हें किसानों को लगान वसूलने की जिम्मेदारी दे दी गई। लगान एक निश्चित राशि में हमेशा को तय किया गया, इसलिए इस सिस्टम का नाम परमानेंट सेटलमेंट रखा गया। परमानेंट सेटलमेंट, इसमें भी उनका अपना अपना क्या था? मत था, मतलब उनको लालच था बहुत। किसको? फरंगी अंग्रेजों को, ठीक है, इन बेवड़ों को। कंपनी के अफसरों को लगता था कि इससे लगान नियमित रूप से मिलता रहेगा। उन्हें यह भी लगता था कि इससे जमींदारों को भूमि में निवेश करना प्रेरणा मिलेगी। लगान की राशि नहीं बढ़ने वाली थी, इसलिए ऐसा माना गया कि उत्पादन बढ़ने में जमींदारों को फायदा होगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ सारी चीजें बिल्कुल प्योर एक कहानी के रूप में आपके दिमाग में फीड हो रही होगी। इनमें से ही मैंने क्वेश्चन निकाल कर रखे हैं और यहीं से क्वेश्चन आए हैं। और अब देख लेते परमानेंट सिस्टम की खामियां क्या थी। परमानेंट सिस्टम जो लागू किया था इन्होंने ग्रामवासियों पर, ठीक है, क्या था? लगान इतना अधिक हो गया था, लगान कर इतना अधिक कर दिया इन्होंने, जमींदारों को उसका भुगतान करने में मुश्किल होती थी। भाई जब फसल ही ना हो रही तो जब जमींदार किसी किसान को मारेगा पीटेगा, जब किसान ही कहाँ से दे देगा, ठीक है। अपने खर्चे के लिए उनको बेचारे 2 टाइम निट्ठी रोटी मिलेगी, ठीक है, जो कि उनको खेत, उनकी फसल, उनको सब कुछ। फिर जमींदार ले जाओ, जमींदार थे, फिर ये फरंगी ले गई, ठीक है। इसलिए जमींदार कभी भी जमीन को सुधार में निवेश नहीं करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 19वीं सदी के पहले दशक में स्थिति बहुत सुधार में होने लगी और खेती में विस्तार हुआ, कीमतें बढ़ने लगी। इससे जमींदार की आमदनी तो बढ़ गई, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। जमींदार बीच में चपेट करने लगी। जमींदार अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में कभी भी जमीन में पैसे नहीं लगाते थे। वो तो बस काश्तकारों को जमीन किराए पर देकर खुश रहते थे। अब जमींदार, फिर उसके बाद काश्तकार वो थे जो किसान भाई, ठीक है, उनको उन पर छोड़ देते थे। भाई खेती इतना टैक्स वसूल कर लाना, चाहे कहीं पे भी कैसे करके ला तू, ठीक है। यह सिस्टम काश्तकारों के लिए बहुत दमनकारी था। उसे जमींदार को ऊंचा लगान देना पड़ता था, लेकिन जमीन पर उसका कोई अधिकार नहीं होता था, ठीक है। काश्तकार को अक्सर लगान चुकाना पड़ता था, के लिए साहूकारों को कर्ज लेना पड़ता था साहूकार से, ठीक है, बड़े बड़े लोगों से। समय पर लगान चुकाना न करने की स्थिति में उसे जमीन के बेदखल किया जा सकता था, ठीक है, किया जाता होगा और किया गया होगा, बिल्कुल, ठीक है। जब फसल नहीं हो रही, फिर ऊपर से ये जमींदार है, उस जमीन में कोई रुपया लिया, मतलब कि आर्थिक दृष्टि से देखें, मतलब उनकी सहायता नहीं कर रहे किसी प्रकार से कि भाई यहाँ पर कोई नुकसान हो रहा हो तो इनको थोड़ा बहुत रुपया देकर के सुधार कर लें, अगली खेती बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने, अपना फायदा किया, ठीक है, इन जमींदारों ने भी। अब बहालवारी बंदोबस्त सिस्टम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, स्टार लगा लेना, नोट कर लेना। 19वीं सदी में, 19वीं बोले को 1900 का मतलब है 1800 के अंतर्गत की बात है, कभी 1900 जाने लगे, ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के अफसर लगान की व्यवस्था को बदलने की योजना बना रहे थे। होल्ट मैकेंजी, ये इंपॉर्टेंट है नाम, ये होल्ट मैकेंजी ने एक नई व्यवस्था की शुरुआत की। मैकेंजी उत्तरी भारत के समाज में गांव के महत्व से पूरी तरह प्रभावित था। होल्ट मैकेंजी जो था, उत्तरी भारत मतलब अपना ये, ठीक है, ये भारत, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये बिहार, ये सभी उत्तर भारत में अंतर्गत आते हैं, राजस्थानी सभी, ठीक है। जो रह गया वो जान लेना। वह गांव को इस व्यवस्था को संरक्षित रखना चाहता था, ठीक है। वो जो कौन, ये मैकेंजी, ठीक है, कौन है? मैकेंजी, हाँ।
उसने विभिन्न गांवों में कलेक्टर को सर्वे करना भेजा। कलेक्टर जो जिला का अधिकारी है, भूखंड के आकार, स्थानीय रिवाज, अधिकारों के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए। हर गांव के लिए लगान अनुमान लगाया गया। गांव के महाल, महाल कहते थे उस समय, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। जब अंग्रेजों के समय में, जब 19वीं शताब्दी में चल रही थी, तो उस समय गांव को क्या कहा जाता था? महाल। इसलिए इस व्यवस्था को नाम पर महालवारी बंदोबस्त पड़ा। यह तय हुआ कि लगान की, ये उत्तर भारत में महालवारी बंदोबस्त व्यवस्था है, ना कि पश्चिम बंगाल में उधर अलग है और साउथ में अलग होगी ये व्यवस्था। ठीक है, यह तय हुआ कि लगान की राशि को समय समय के बदल दिया जाएगा। गांव के प्रधान को लगान वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। अब सरपंच पे बात आ गई। ठीक है, इस सिस्टम को बंगाल प्रेसिडेंस के उत्तर पश्चिमी राज्यों में भी लागू किया गया। इंपॉर्टेंट है, उत्तरी पश्चिमी राज्यों में भी और बंगाल प्रेसिडेंस के उत्तरी साइड में। ये बात समझ, इस सिस्टम को, मतलब किस सिस्टम को? मालवारी को। ठीक है, आजकल इसका अधिकार इलाका उत्तर प्रदेश में आती है। ठीक है, जो अधिकार था आज के समय में, पहले जब ये बंगाल का इलाका हुआ करता था। अब मुद्रा व्यवस्था समझ लेते हैं। इसे रेतवारी का नाम दिया गया है। सबसे पहले इस व्यवस्था को कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने करा था। ये इंपॉर्टेंट है, कहीं गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना, थोड़ा समझने में फर्क हो गया है मैं समझाने में। ठीक है, अब यहाँ पर मुद्रा व्यवस्था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड है, वहां पर मैकंजी है माल वाले सिस्टम को चलाने में, यहाँ पर मुद्रा व्यवस्था को चलाने में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड है। यहाँ से नाम पूछे गए हैं, इसलिए मैं बार बार इन्हीं का नाम रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, छोटे पैमाने पर लागू किया। इसे उन क्षेत्रों में परखा गया जहां टीपू सुल्तान को हार के बाद कब्जे में ले गया था। अब टीपू सुल्तान के बारे में जिसने पढ़ा हो, मैंने पढ़ाया बहुत अच्छी तरीके से, वह पता भी होगी। उसके बाद थॉमस मुनरो ने इसमें कुछ सुधार किए, थॉमस मुनरो ने। ठीक है, धीरे धीरे इस सिस्टम को पूरे दक्षिण भारत में लागू किया गया। अब दक्षिण भारत मतलब नीचे का इलाका। ठीक है, ये अपना। ठीक है, अभी तक तो ये था। ठीक है, अब नीचे आ गई। ठीक है, धीरे धीरे इन सिस्टम का को पूरे दक्षिण भारत में लागू किया गया। दक्षिण भारत में जमींदार नहीं हुआ करते थे उस समय, मतलब वहां पर जमींदार नहीं थे, पर उत्तर भारत में थे। इसलिए इस व्यवस्था को सीधे सीधे काश्तकारों को दिया गया। रैयत पर लागू करना था, रैयत पर। काश्तकार कई पीढ़ियों से खेत जोत रहे थे, उनके खेतों का व्यापक सर्वे करने के बाद लगान तय किया गया। ठीक है, सब पर लगान कर दिया, सब पर। ठीक है, अधिक लगान की समस्या ये वही है जिसका नाम मैंने बोला है, रीड नहीं, थॉमस मुनरो, सॉरी। ठीक है, अधिक लगान की समस्या क्या थी? प्रॉब्लम ऑफ ए ओवर पेमेंट। रेवेन्यू अफसर जमीन से आय बढ़ाना चाहते थे, जमीन से, जहाँ की फसल हो मत हो, इसलिए उन्होंने लगान की ऊंची राशि तय की। किसानों को लगान देने में मुश्किल हो रही थी। क्यों हो रही? क्योंकि फसल ही ना हो रही। इसलिए रैयत गांव में पलायन करने लगे और गांव के गांव खाली होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि जब फसल ही ना हो रही तो भगेंगे वहां से लोग। ठीक है, जबरदस्ती पीटे जा रहे हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं सब पर, सारी चीजें। यूरोप के लिए फसलें, क्रॉप्स फॉर यूरोप के बारे में। अब यूरोप के लिए फसलें कौन कौन सी जा रही भारत में उग के, ये सारी चीजें हम बताऊंगा मैं इसमें। 18वीं सदी के आखिरी दौर में कंपनी अफीम भांगजोर नील की खेती के विस्तार को कोशिश कर रही थी। आने वाले 150 वर्ष में अंग्रेजों काश्तकारों को कई अन्य फसलें उगाने के लिए समझाया और दबाव डाला गया, जैसे कि जूट की खेती, चाय की खेती, गन्ना, कपास, गेहूं और धान। ये सारी चीजें दबाव डाले गए, जो कि अभी तक हमारे लोग कर रहे हैं, किसान वर्ग बेचारे। इन फसलों को यूरोप में निर्यात करते थे उस समय। ठीक है, नील की बढ़ती मांग, एक समय इतना समय आ गया था कि नील की खेती इतनी बढ़ गई यूरोप में, मांग बहुत। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु नील की खेती के लिए उपयुक्त होती थी, उपजाऊ मिट्टी। 13वीं सदी से इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में भारत की नील का इस्तेमाल होने लगा था। 13वीं सदी का मतलब है 1200। ठीक है, बहुत। अब उस समय के राज्य कौन कौन थे, वो इन सम्राट शासकों कौन सा वंश चल रहा हो, ये सारी चीजें इन कमेंट मुझे बताओ। बहुत अधिक कीमत होने के कारण भारत को नील बहुत कम मात्रा में यूरोप के बाजारों में पहुंच पाती थी। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बैंगनी नील डाई, मतलब बैंगनी और नीला डाई बनाने के लिए एक और पौधे का भी इस्तेमाल होता था जिसका नाम था वोड। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वोड यह शीतोष्णीय जलवायु में उगता था और इसलिए यूरोप में आसानी से मिलता था। वोड की खेती उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में स्थित थी। अब मैं जियोग्राफी जो बंदा ले रहा है वो तुरंत इटली में जाना है, फ्रांस में जाना है, जर्मनी में डालना है, ब्रिटेन में जाना है। ठीक है, सारे भाग जानते हो। यूरोप के वुड उत्पादक नील से परेशान थे। ठीक है, और अपनी सरकारों से नील के निर्यात पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे उस समय। देख लो, वहां भी आंदोलन हो रहे थे, या किसी भी प्रकार से दंगे तो नहीं, आंदोलन हो, उनकी मांगे भी यही थी। ठीक है, नील की खेती को लेकर के। लेकिन रंगरेज लोग नील को अधिक पसंद करते थे। वुड से उतना चटक रंग नहीं मिल पाता था जितना कि नील से, मतलब वुड भी एक नील की ही पदार्थ था।
ठीक है, वस्तु थी। इसलिए 17वीं शताब्दी में यूरोप के वस्त्रों निर्माण सरकार पर नील के निर्यात पर पाबंदी हटाने के लिए दबाव डालने लगे। कैरिबियन द्वीप में सेंट डोमिनिक में फ्रांसीसी ने नील की खेती शुरू की और इसी तरह पुर्तगालियों ने ब्राजील में, अंग्रेजों ने जमैका में, सिपाहियों ने वेनेजुएला में नील की खेती शुरू की। इतनी तगड़ी मांग होगी नील की खेती, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के कई भागों में नील की खेती शुरू होती थी, ठीक है। 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन के औद्योगिकरण शुरू हो चुका था और कपास का उत्पादन कई गुना बढ़ गया था उस समय, ठीक है। इससे कपड़े रंगने की ढाई और मंगने, मतलब नील का खाता, मतलब नील का मतलब नीला, मतलब वो व्हाइट शर्ट पहन, व्हाइट कपड़ा पहनते थे, वो नील के कपड़ों में, मतलब रंगीन नीले को, मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि अब पहले हम तो जब स्कूल जाते थे तो उस समय नील लेते थे, तो व्हाइट कमीज को नील में भिगो करके और जब पहनते थे बड़ा स्वाद आवा, मतलब एक अलग कलर निकल के आवा, क्या नील 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 कर रखा है, बिल्कुल सफेद कमीज आपने पहनी होगी। आजकल तो सफेद बहुत हो रहे हैं, ठीक है, स्कूल में चाहे कहीं भी, पर वो जानी ना नील की कीमत क्या है, ठीक है। कई कारणों से वेस्ट इंडीज अमेरिका से नील की सप्लाई रुक चुकी थी। 1783 से 1789 के बीच दुनिया में नील का उत्पादन आधा हो गया था, इसलिए भारत की नील की मांग बढ़ने लगी थी, ठीक है। भारत में नील की खेती, सुन लो, कंपनी भारत में नील की खेती बढ़ाने के तरीके ढूंढ रही थी। 18वीं सदी के आखिर दशक में से बंगाल में नील की खेती तेजी बढ़ी। 1788 में ब्रिटेन में आयात होने वाली नील का केवल 30%, ये इंपोर्टेंट है। 1788 में तो 30% थी, वही 1810 में बढ़कर 95% होगी। इतनी टेक्नोलॉजी ला दी इनके अंदर, इन्होंने तरीके बता दिए। कंपनी के अफसर पर और कई कमर्शियल अर्जेंट मुनाफा कमाने के चक्कर में नील की खेती में पैसे लगा रहे थे। कई अफसरों ने नील के धंधे पर ध्यान देने के चक्कर में नौकरी भी छोड़ दी, ठीक है। अवसर का फायदा उठाने के ख्याल में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से कई लोग भारत आकर नील की खेती करने लगे। उस समय नील की खेती करने के लिए कंपनी और बैंक पर कर्ज दे रहे थे बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में। नील का मुनाफा इतना है, नील का मतलब कलर बढ़ा, सफेद कमीज को नीला ना कर देवे वो। ये नील की खेती का सिस्टम क्या है? नील की खेती दो तरीके से, एक तो निज खेती, एक रैयत खेती। अब इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये ठीक है, अब निज खेती की जान लेते हैं, निज खेती क्या है। इस सिस्टम में लोग उस जमीन पर खेती करते थे जिस पर उनका सीधा हक होता था। खेती करने वाले या तो जमीन खरीदते थे या किसी जमींदार से किराए पर लेते थे। ऐसे लोग मजदूर को काम पर लगाते थे। आप समझ गए होंगे निज खेती। निज खेती की समस्या क्या थी? नील खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही संभव थी, लेकिन उपजाऊ जमीन वाले क्षेत्र में सघन आबादी थी। जमीन सघन मतलब ज्यादा अधिक मात्रा में, और जमीन के छोटे टुकड़े मिल पाते थे। इसलिए निज खेती, नील की खेती में निज खेती और जो निज खेती में जो नील की खेती होती थी पर क्षेत्र बढ़ना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। लोग नील की फैक्ट्री के आसपास जमीन लेना पसंद करते थे। ऐसा करते हुए अक्सर स्थानीय किसानों को निर्वासित कर दिया जाता था, ठीक है। एक जगह दूसरी जगह भगा दिए जाते थे। किसानों में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा आता था कि अब यहाँ से भगा रहे हैं, फिर यहाँ जगह करेंगे, फिर हमारी जमीन छीन लेंगे, फिर यहाँ जगह स्थापित करेंगे और फिर यहाँ से व्यापार करेंगे, ठीक है। कुल मिला के सभी तरीके से हमारे भारत के हर एक किसान भाई ने, हर एक मजदूर ने, जो भी था, सबने अत्याचार से, ठीक, किसी भी बड़े बागान के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत होती थी। नील की खेती पर काम करने के लिए मौसम ऐसे समय में आता था जब किसान धान खेती व्यस्त रहते थे, इसलिए नील की खेती के लिए मजदूर जुटाना बहुत मुश्किल काम हो गया था उस समय। धान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर खाते क्या पीते क्या, ठीक है, ये सभी इसके पॉइंट है। रेत खेती पढ़ लेते हैं। इस सिस्टम में नील की खेती रेतों द्वारा की जाती थी। रेत क्या? बागान मालिक रेतों से एक सट्टा समझौते पर दस्तखत कराते थे, ठीक है। ये नील की खेती कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको दिख रही होगी। अब कभी कभी वे गांव के मुखिया को रेत के नाम पर दस्तखत करने के लिए बाध्य करते थे। सट्टे पर दस्तखत करने के बाद रेत को बाखान मालिक केस को एडवांस मिल जाता था। कर्ज लेने के बाद रेत को कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी। बीज और अन्य उपकरण बागान मालिक उपलब्ध कराते थे। काश्तकार का काम था कि मिट्टी तैयार करना, बीज बोना, फसल देखभाल करना, लेकिन बागान मालिकों द्वारा सस्ते में नील खरीदे जाने के कारण रेत हमेशा कर्ज के चक्र में फंसा रहता था, ठीक है। ये नील का उत्पादन कर रहे हैं, कैसे होता था ये सारी चीजें यहाँ पर देख लो आप, ठीक है। यहीं पर कंपनी है, यहीं पर किसान लग रहे हैं, यहीं पर इनकी नील की खेती को हो रहा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, ठीक है। नील विद्रोह कैसे हुआ? मार्च 1859 में नील, 1859 का मतलब है 1857 की क्रांति के बाद नील को विद्रोह हुआ। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रियतों ने नील उगाने में मना कर दिया। रेतों ने बागान मालिकों के किराए देने से मना कर दिया।
और नील की फैक्ट्री पर आक्रमण करने लगे हुए तलवार, भाले, तीर, धनुष लैस होकर आते थे। महिलाएं भी बर्तन, कलची आदि लेकर लड़ाई या शामिल हो जाती थी। जो लोग बागान मालिकों के लिए काम करते थे उनकी सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। गुमशुदता पर जब लगान वसूलने आते थे तो उनकी पिटाई हो जाती थी। बागान मालिकों के एजेंटों को गुमशुदा कहा जाता है। समझ रहे हो कौन गुमाशुदा क्या है? जो उनके मतलब बागान मालिक जो एजेंट थे जो वो भेजे हुए उनको गुमाशुदा कहते थे। ठीक है। कई गांव के प्रधानों को लठियाल कहते थे, लठियाल। जो लठियाल के खिलाफ नील किसान को एकजुट कर दिया जाता था। मतलब कि कई गांव के जो प्रधानों ने लठियाल के खिलाफ नील किसान को एकजुट कर दिया था। ठीक है, ये सारी चीजें थी। आप और और थोड़ा सा पढ़ लें। विद्रोह के बाद की क्या बात थी? नील का खेत मतलब बागान मालिकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने सेना बुला ली। नील की खेती सिस्टम की जांच करने के लिए एक नील आयोग बनाया गया। स्पेशल कमीशन के बागान मालिक को दोषी करार किया गया। नील की खेती में जो भी कोई मतलब उल्लंघन कर तो पाएगा के लिए कानून ठोक दिया। कुल मिला के ये ऊपर से रूल करे रहे। इनको कुल मिला के यूं मतलब हो कि हम इन्हें रहना सिखाएंगे। अंग्रेजों को मतलब इन पर रहना वहना कुछ नहीं आवे। भारतीय लोगों पे ये बेकार है। इन पे इनको रहना सिखाओ, इनको काम करना सिखाओ हर तरीके से। इन्हें सब चीज मतलब कि ये समझे हम ऊपर इनसे। जो कि एक ब्राह्मण जो उच्च समुदाय के लोग, जो राजपूत है, जो भी कोई भी था, जो उच्च बहुसंख्यक वर्ग था, वो अपने आप को एक समय बहुसंख्यक मानते थे, उच्च जाति के मानते थे। आज वो भी इन चीजों को लेकर के परेशानी में थे। ठीक है, कि ये उच्च अपने ये अंग्रेज ये फरंगी लोग अपने आप को इतना बड़ा माने। ठीक है, ये भी एक विद्रोह का कारण बना 1857 में, बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। विद्रोह के बाद उस विद्रोह के बाद बंगाल में नील की खेती तेजी से गिर गई। अब बागान मालिकों ने बिहार पर ध्यान देना शुरू किया। 19वीं सदी के आखिरी दौर पर कृत्रिम ढाई के आने जाने से बिजनेस पर बुरी तरह असर पड़ा। फिर भी बागान मालिक उत्पादन बढ़ाने में कामयाब रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में लौटे, उन्हें चंपारण के नील किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया और महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण के दौर पर किया और नील के किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू कर दिए थे। ठीक है, ये सारी चीजें इंपोर्टेंट हो जाती हैं। समझ आना था मुझे, हर एक चीज को समझाना था कि नील की खेती क्या है, मालवारी बंदोबस्त क्या है, रेस सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ गई होगी। ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी नहीं, कार्नवालिस एडोलॉजी, ये विलियम्स मॉरिस था। ठीक है, ये प्रसिद्ध कलाकार था। ठीक है, इसने बहुत कुछ लिखा है हमारे भारत को लेकर के। मॉरिस कैप्टन छपाई कहां पर करते थे? ये करते थे इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कलमकारी और मॉरिस कॉटन छपाई कौन से रंग का इस्तेमाल होता था? पीले रंग, काले रंग, नीले रंग, सफेद रंग। नीले रंग को जब नील की खेती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, यूरोपीय बाजार में किस चीज की मात्रा कम हो गई उस समय? पीले रंग की, नीला रंग की, तरंग की? नील की खेती, नील की कम हो, जो उपजाऊ रहे, जिसके ऊपर ये कम से कम 60 से 70 वर्ष इन्होंने नील की खेती में राज करो। किसने? तो चाहे यूरोप को कोई फरंगी हो, चाहे कोई अफसर आ रहा हो, उसने तो अफसर लाइन छोड़ के नीली के व्यापार शुरू कर दियो। ठीक है, इन चीजों पर बहुत ही देरी में मतलब आखिर में आके 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण में जो हुआ उसमें आंदोलन में सहयोग दिया और जब जाके चीज खत्म हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, वोट पौधा कौन से क्षेत्रों में रहता है? जैसे मैंने बताया शीतोष्ण के क्षेत्रों में। वोट पौधा कौन कौन से देशों में अधिक होता है? उत्तरी इटली, फ्रांस, ब्रिटेन सब में होता था ये। ठीक है, नेक्स्ट, जबरन खेती में कौन कौन सी फसलें, जबरदस्ती कौन सी फसल उगाने लगे? कॉफी भी, तंबाकू भी, चाय भी, सबन है। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किया गया नील में भारतीय नील की कितने प्रतिशत हो? बताया ना मैंने, 1788 में 30% हो, 1810 में 95% हो वो जो की। ठीक है, गुलामों ने बगावत कब की? 1791 में शुरू कर दी बगावत। ठीक है, मैंने बताया आपको नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से? निज है निज। ठीक है, एक तो निज था। ठीक है, ये है निज। ठीक है मेरे भाई, और दूसरी है रियति। क्या अर्थ है? दोनों हो जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, नील की खेती कैसी जमीन पर की जाती है? उपजाऊ खेती, उपजाऊ। नील की खेती करने के लिए किस प्रकार के भूखंड को जबरदस्ती थी? बड़े बड़े भूखंडों की, छोटे छोटे भूखंड की, दोनों की जरूरत होती भाई। उपजाऊ चाहिए ही ना, बात खत्म। और तो कोई कुछ करना ना हो। ठीक है, इसी के साथ मेरी सारी क्लास ये समाप्त होती है। आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होगी। कल करेंगे हम 1857 का विद्रोह, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है।
ठीक है। चैप्टर 8th क्लास के बेस पर ही मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे कारणों को मैं लेकर चलूंगा, किस कारणवश हुए या किस कारणवश ये सारे विद्रोह इकट्ठा करके जब विद्रोह चालू हुआ, या कौन से राजा कौन कौन से, मोस्टली जो 8 चैप्टर मुझे दिए हैं उन चीजों को मैं बताऊंगा। उसका भी समय आएगा 1857 में जो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से जब क्लासेस चलेंगे मेरी, जो कि एक अलग लेवल पर चलेगा, वो जो अलग बैच होगा मेरा जो कि फ्री होगा, बिल्कुल फ्री, उसमें लगाएंगे जान, ठीक है। अभी जान लगाऊंगा फिर लेकिन एक जो 8th क्लास के बेस पर मैं समझा रहा हूँ आपको, आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को भाइयों, कमेंट भी कर दिया करो कि कैसी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है।